नमस्कार। शख्सियत प्रोग्राम में आप सबका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। दर्शकों, आज जिस शख्सियत को हमने अपने कार्यक्रम में आमंत्रित किया है वो इस रीजन के जाने माने चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर महेश हीरानंदानी हैं। हम डॉक्टर महेश का बहुत स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, बच्चे हमारे देश की बगिया के भावी फूल हैं, हमारे देश के कर्णधार हैं, और मैं आपको यानी एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट को अगर कहूँ कि आप बागबान हैं उस बगिया के जिसने हमारे देश की बगिया को महकाना है, तो आप इसके साथ सहमत हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल सहमत हैं। पिछले 30 सालों में बाल रोग विशेषज्ञ का जितना महत्व बढ़ा है वो शायद इसलिए क्योंकि आजकल के परिवारों में, फैमिलीज़ में बच्चे लिमिटेड, कम हैं। कम बच्चे होने की वजह से माँ बाप उनकी बेटर परवरिश कर सकते हैं, उनका ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। और अगर एक और दो हैं तो उनकी इम्पोर्टेंस रहेगी ही, वो प्रेशियस हो जाएंगे। तो पिछले करीब 18 साल से, जब से मैं इस प्रोफेशन में हूँ, इन 18 सालों में ही सोच इतनी बदल चुकी है माँ बाप की अपने बच्चों की तरफ, उनकी छोटी छोटी बीमारियों की तरफ, उनकी ओवरऑल हेल्थ की तरफ। तो ये कहना कि ये जो एटीट्यूड्स चेंज हुए हैं माँ बाप के, उससे बच्चों की जो ओवरऑल हेल्थ है वो इम्प्रूव हो चुकी है, जो कि रिफ्लेक्ट हुई है हमारे जो डाटा है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जिसको कहते हैं, उस डाटा में ही बदलाव आ चुका है। इन पिछले 18 सालों में वो डाटा काफ़ी इम्प्रूव हो चुका है। तो बाल रोग विशेषज्ञ का महत्व बढ़ता जा रहा है, उसमें कोई शक नहीं है। और उसमें जो है क्रेडिट है साइंटिस्ट का और रिसर्च स्कॉलर्स का, जो कि नई नई बीमारियों की ट्रीटमेंट देते हैं हमें, नए नए टीके देते हैं हमें, जिससे कि ओवरऑल इम्प्रूवमेंट होता है हेल्थ। डॉक्टर साहब, आपने MBBS में गोल्ड मेडल हासिल किया था, आप फर्स्ट रैंक किए थे। उसके बाद आपके सामने एक खुला आकाश था, आप किसी भी फील्ड में किसी भी विशेषता को आप हासिल कर सकते थे, मेडिसिन में या किसी और में। तो आपने पीडियाट्रिक्स को ही क्यों चुना? फ्रैंकली पीडियाट्रिक्स फर्स्ट चॉइस नहीं थी जी। फर्स्ट चॉइस मेडिसिन ही थी, और एम ये था कि स्पेशलाइजेशन किया जाए कार्डियोलॉजी में, न्यूरोलॉजी में जी। पर 1989 में जब मैं पहली बार PGI आया, तो वहाँ जब मैंने एग्ज़ाम दिया, इंटरव्यूज़ हुए, तो उसमें फ़र्स्ट चॉइस मैंने मेडिसिन भरी थी, सेकंड चॉइस पीडियाट्रिक्स भरी थी, और लकीली मेडिसिन और पीडियाट्रिक्स दोनों में हो गया। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि मेरी फ़र्स्ट चॉइस मेडिसिन थी, और उस वक्त मेरे लिए दोनों रास्ते सामने थे। पर एंड मोमेंट पर मैंने ये डिसीजन लिया, क्योंकि जब मैंने यहाँ का पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट देखा और बच्चे देखे, बच्चों का इलाज होते हुए देखा, वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट्स इन एशिया, PGI का जो बाल रोग विभाग है वो काफ़ी कुछ काम कर रहा है एक्टिव। तब मैंने डिसाइड किया कि उस तरफ तो सारी भेड़ चाल है ही, और पीडियाट्रिक्स वैसे भी टॉप स्पेशलिटी होती थी। पहले जो 2 या 3 लड़के होते थे हज़ारों में, वो जाते थे पीडियाट्रिक्स की तरफ। तो आई डिसाइडेड कि मैं पीडियाट्रिक्स करूँगा। एंड एक बार जब पीडियाट्रिक्स में चले गए तो देयर वाज नो लुकिंग बैक, क्योंकि फिर उसके बाद विद इन ए मंथ, महीने भर में मुझे पता पड़ गया कि यस, ये स्पेशलिटी जो मैंने चूज़ की है ये बिल्कुल राइट चॉइस है, और ये डिसीजन मेरा बिल्कुल सही। और आज तक मैंने कभी इसके ऊपर मैंने पछतावा नहीं किया कि क्यों नहीं मैं किसी और स्पेशलिटी में चला गया। ज्ञान जो है एक अविरल बहती धारा है, और जिस तरह से विज्ञान ने उन्नति की है, प्रगति की है,
तो आपको अपने नॉलेज को अपडेट करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता होगा। किस तरह से आप अपने इस ज्ञान के प्रवाह को निरंतर प्रवाहित रखते हैं? कहावत है कि डॉक्टर्स की पढ़ाई कभी ख़त्म नहीं होती। जी। वो मुझे इस प्रोफेशन में घुसे 26वां साल है। मुझे देखकर लगता नहीं है कि 26 साल में गुजार चुका हूँ, बट काफ़ी लाइफ में काफ़ी पहले ये शुरुआत शुरू हो जाती है और ये पढ़ाई जारी रहती है सालों तक, और काफ़ी दशक निकल जाते हैं। पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। हमारे देश में एग्ज़ाम्स नहीं होते लाइसेंस रिन्यूअल के लिए, जो कि अमेरिका जैसी कंट्री में होते हैं, इंग्लैंड में होते हैं, बट काफ़ी जल्द ये सिलसिला यहाँ भी शुरू हो जाएगा। उसके अलावा लाइसेंस रिन्यूअल के अलावा साइंस की जो पेस है डेवलपमेंट की वो काफ़ी तेज़ है, स्पेशली मेडिकल वर्ल्ड में। हर महीने एक नई दवा, एक नई टेक्निक आ रही है अलग अलग बीमारियों के इलाज के लिए। अगर आप उनके बारे में जानकारी नहीं रखेंगे तो जो पढ़े लिखे पेरेंट्स हैं वो आपको रिजेक्ट कर देंगे और शायद आप नुकसान पहुंचाएंगे अपने पेशेंट्स को। तो इसलिए यू हैव टू कीप पेस। जो नॉलेज, जो रीसेंट एडवांसेस हैं, रीसेंट डेवलपमेंट्स हैं, उसके साथ पेस रखना ज़रूरी है। और आजकल इंटरनेट होने से कम ये तो फ़ायदा हुआ है कि जो रिसर्च अमेरिका में हो रही है पिछले महीने, वो आपको इस महीने सारे डिटेल्स के साथ इंटरनेट पे मिलती है, जिसे आप पढ़ सकते हैं, जिसे आप यहाँ लागू कर सकते हैं। वो दवाइयाँ जो अमेरिका में पिछले साल रिलीज़ हुई हैं, वो दवाइयाँ विदिन कुछ महीनों में ही हिंदुस्तान में मिलनी शुरू हो जाती हैं। उसके अलावा कॉन्फ्रेंसेस हैं, CME हैं, जिसमें मेरा एक्टिव इंटरेस्ट है और मैं टाइम से टाइम कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करता रहता हूँ, जिससे कि ये सिलसिला ऑफ सेल्फ लर्निंग बरकरार रहे। डॉक्टर साहब, आप जैसे चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, बच्चों की साइकोलॉजी का तो आपको पूरा ज्ञान होना ही चाहिए। उसके साथ साथ जैसे पेरेंट्स हैं और पेरेंट्स के आजकल लिमिटेड इश्यूज़ हैं, तो जिस तरह से वो पैम्पर करते हैं बच्चों को, मेरे ख्याल से आपको उनके पेरेंट्स की साइकोलॉजी का भी पूरा ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। बिल्कुल। जो मेजर डिफरेंस है एडल्ट मेडिसिन में और बच्चों की मेडिसिन में वो यही है कि हमारा मरीज़ कम्युनिकेट नहीं कर पाता अपनी तकलीफ़ें, और उसकी तकलीफ़ों से उसके माँ बाप परेशान हो रहे होते हो। तो एक तो बच्चे की परेशानी, एक माँ बाप की, दादा दादी की परेशानी, तो एक ग्रुप सा आता है जिनको आपने टैकल करना है। और कई बार बच्चे की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा नहीं होती, बच्चे की तकलीफ़ इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी कि माँ बाप की होती है। और कई बार हम बच्चे को शायद दवा प्लेसिबो, दैट मीन्स दवा जिसका कोई असर नहीं होता है, बच्चे को हम प्लेसिबो देते हैं माँ बाप को मनाने के लिए, जिससे कि माँ बाप को कम से कम ये लगे कि कुछ तो दवा मिली, क्योंकि परेशानी कुछ होती नहीं है। इट इज़ बेसिकली द साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी का थोड़ा बहुत ज्ञान तो रखना बहुत ज़रूरी है। उसको टैकल भी करना पड़ेगा। सिर्फ कह देना कि बच्चे को कुछ नहीं है वो काफ़ी नहीं होता कई बार। तो इसलिए एज ए ग्रुप, पूरी फैमिली को एज ए ग्रुप टैकल करना पड़ता है। और कई बार सपोज़ हमें रिजल्ट्स नहीं मिलते इसमें, तो चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट की मदद लेना ज़रूरी हो जाता है। कहते हैं कि वहम का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं था। बिल्कुल। मुझे लगता है कि आजकल के जो हमारे मॉडर्न डॉक्टर्स हैं, दे आर सो वेल इक्विप्ड कि वो वहम का इलाज भी बड़ा खूबी से कर सकते हैं। आप सहमत हैं इस बात से? बिल्कुल। वहम का इलाज तो फिर जो है, जहाँ साइकोलॉजी को टैकल करना है तो आपको जो है साइकोलॉजिकली उनके साथ में डील करना पड़ेगा, उन्हें एग्जांपल्स देने पड़ेंगे और उन्हें विश्वास दिलाना पड़ेगा कि बीमारी है भी और ना भी है। उन्हें रिजल्ट्स देने पड़ेंगे, उन्हें समझाना पड़ेगा। तो ये सब डॉक्टर, पहले मिडिल एजेड लोगों को जो अपने जीवन का संघर्ष करते थे, कई तरह के तनाव होते थे, उनको साइकोथेरेपिक ट्रीटमेंट देना पड़ता था। आजकल के बच्चों का हम देखते हैं कि इतना बस्ता भारी है, इतने तनाव है बचपन से ही,
तो क्या इनको भी साइकोथेरेपी ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत पड़ती है? बिल्कुल, बच्चे आज के स्ट्रेस्ड हैं, उसमें कोई शक नहीं है। और जो स्ट्रेस है वो अलग अलग फॉर्म्स लेता है। कई बार हमारी क्लिनिक में भी बच्चे आते हैं जिसमें कि बच्चा जब छुट्टियों में घर पर है उसे कोई तकलीफ़ नहीं है। जैसे ही छुट्टियां ख़त्म हुई, जैसे ही स्कूल का उसके ऊपर भार पड़ा और उसे नए नए किस्म के सिम्टम्स होने शुरू हो जाते हैं। कॉमनेस्ट इज़ पेट दर्द होना, सर दर्द होना, चक्कर आना। पेरेंट्स लेकर आते हैं, वरिड होते हैं ऑन टू अकाउंट्स कि भाई बच्चे की स्कूल की परफॉर्मेंस ख़राब हो रही है और नंबर 2 स्कूल एब्सेंटिज़म हो रहा है। काफ़ी डिटेल्ड एग्ज़ामिनेशन और पूरे जांचों के बावजूद अगर हमें कुछ नहीं मिलता और अगर ये फैक्ट सामने आते हैं कि छुट्टियों में बच्चा बिल्कुल ठीक है, स्कूल शुरू होते ही सुबह ही उल्टी करनी शुरू कर देता है या पेट दर्द बताना शुरू कर देता है, तो ये एक कहना चाहिए ये एविडेंस होता है कि बच्चे के ऊपर स्ट्रेस है। ऐसे में डॉक्टर्स के अलावा टीचर्स का काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल है। आजकल के स्कूल्स में जहाँ 60-60 बच्चे एक क्लास में होते हैं, टीचर्स शायद बच्चों की तरफ इतना ध्यान नहीं दे पाते। हमें ऐसे तरीके ईजाद करने हैं जिसमें कि पॉइंट टू पॉइंट कांटेक्ट हो टीचर्स के बीच में, स्टूडेंट्स के बीच में, पेरेंट्स के बीच में, जहाँ कि माँ बाप फ्री हों, टीचर्स के साथ डायरेक्टली बात कर सकें, उनको अपनी प्रॉब्लम्स बता सकें, सॉल्यूशन ढूंढ सकें। एक बार ऐसा ही हुआ था हमारे साथ भी, और मैंने उस बच्चे के जो टीचर थे उनको एक लेटर लिख के भेजा। शी वॉज़ काइंड इनफ, उन्होंने रेस्पॉन्स दिखाया, बच्चे के साथ में बैठे, बच्चे को समझाया एंड विद इन 3 days उसकी सारी प्रॉब्लम्स गायब हो गई। तो स्ट्रेस तो बहुत है, स्ट्रेस पढ़ाई का, स्ट्रेस परफॉर्मेंस का, स्ट्रेस कंपटीशन का। पेरेंट्स के लिए एक एडवाइस है कि पढ़ाई तो स्ट्रेस है ही, वो लोग जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं उसको भी बच्चे के ऊपर स्ट्रेस बना देते हैं। 6-6, 7-7 किस्म की एक्टिविटीज़ में बच्चे को डालना चाहते हैं। वो चाहते हैं उनका बच्चा गोल्फ प्लेयर भी बन जाए, टेनिस प्लेयर हो जाए, कंप्यूटर एक्सपर्ट भी हो जाए, भरतनाट्यम भी सीख ले और खाना भी बनाना जाने। अब ये सब सारी चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती। वो दिन चले गए जब हमारे ही दिन, जब हम बच्चे थे, मोहल्ले में जाते थे खेलने। आजकल वो मोहल्ला कहाँ चला गया? कभी आपको बच्चे दिखाई देते हैं खेलते हुए? वो अपने स्कूलों में होते हैं या अपनी एक्टिविटीज़ में होते हैं। रोड पर या पास के बगीचे में कभी आपको बच्चे खेलते हुए दिखाई नहीं देंगे। तो ये एक मेजर चेंज हुआ है 20 से 25 साल में, और इसका काफ़ी इम्पोर्टेंट इफ़ेक्ट है बच्चों की ओवरऑल साइक पे, उनकी ग्रोथ के ऊपर। इसका कुछ करना होगा। डॉक्टर साहब, बहुत से स्कूल्स मशरूम्स की तरह खुलते चले जा रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि उनमें सब स्कूल्स में एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट का होना बहुत ज़रूरी है, जो सही वक्त पर मार्गदर्शन दे सके और बच्चों को किसी विकृति से, किसी बीमारी से बचा सके। आपका इस बारे में क्या विचार है? ये ख्याल अच्छा है। प्रैक्टिकल उसको इम्प्लीमेंट करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। जैसे आप बता रहे हैं कि स्कूल्स मशरूम हो रहे हैं, अब हर एक स्कूल में एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट का हर वक्त होना या कांटेक्ट में रहना वो थोड़ा मुश्किल हो सकता है। मेजर प्रॉब्लम्स जो स्कूल में आती हैं वो होती हैं इमरजेंसीज़, कि स्कूल में किसी बच्चे को मधुमक्खी लड़ गई या बच्चे को चोट लग गई, फ्रैक्चर हो गया, बच्चा बेहोश हो गया, चक्कर आ गए, वॉमिटिंग्स अनकंट्रोलेबल हो रही हैं। इन सब चीज़ों का जो फर्स्ट एड है वो टीचर्स के लेवल पर ही प्रोवाइड किया जा सकता है। आज से कुछ साल पहले हमने एक प्रोग्राम किया था जिसमें कि हर स्कूल के 10 टीचर्स को फर्स्ट एड में ट्रेन करना चाहते थे, जिससे कि किसी भी एक वक्त एक इंसान ऐसा मौजूद हो जिसे कि फर्स्ट एड के बारे में पता हो। प्रैक्टिकल टिप्स, नॉट होम रेमेडीज़, बिकॉज कई बार जो हमारे मन में होता है, जो सदियों से हमारे दिमाग में है, वो शायद गलत भी हो सकता है।
मॉडर्न ट्रेनिंग फर्स्ट एड में, जिसमें कि सिम्टम देखा जाए और सिम्टोमेटिकली उसका इलाज किया जाए, वहाँ तक जहाँ तक कि माँ बाप आके बच्चे को ले जाएं और मेडिकल हेल्प दें, बचाव हो बच्चे का किसी खतरे से। कि बच्चे की हड्डी टूट चुकी है तो पहले आधे घंटे में, जब तक कि उसके माँ बाप आएँ या जब तक मेडिकल हेल्प, क्योंकि फ्रैक्चर का इलाज स्कूल में नहीं हो सकता, पर जो फ्रैक्चर हो चुका है उसको फर्दर डैमेज प्रिवेंट करने के लिए जो पहले आधे घंटे में फर्स्ट एड वर्कर ने किया है वो इम्पॉर्टेंट होगा। ये सब ट्रेनिंग हम देना चाहते थे, प्रोग्राम किया भी, काफ़ी हद तक स्कूल्स ने पार्टिसिपेट किया, पर इसके लिए कुछ मदद की ज़रूरत होती है, कुछ लोग चाहिए जो कि हर एक स्कूल में ये ट्रेनिंग दे सकें। वर्कफोर्स क्रिएट होगा हज़ारों ऐसे टीचर्स का जो कि एक्टिव फर्स्ट एड दे सकेंगे। यस, और फर्स्ट एड एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो कि बीएड में पढ़ाया जाता है, पर 2-3 साल के अंदर वो नॉलेज गायब होती है। उसे टाइम टू टाइम बताना, टाइम टू टाइम मेंटेन करना स्कूल में लॉग बुक को, कि उन्होंने इमरजेंसीज़ को किस तरह हैंडल किया, किस तरह इमरजेंसीज़ को हैंडल किया जो उनके सामने आई, तब जो है हम एक बेटर केयर, एक कंप्लीट केयर इन बच्चों को दे पाएंगे स्कूल्स में। डॉक्टर साहब, मैं महसूस करता हूँ कि जिस जगह पर हमें आज होना चाहिए था, हमारा बहुत सा जो काम है वो फाइलों में दबकर रह जाता है। हम संकल्प करते हैं लेकिन उन संकल्पों को हम मूर्त रूप देने में सफल नहीं रहते, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन सिस्टम में और हमारे सारे सिस्टम में कुछ त्रुटियाँ हैं। तो मैं समझता हूँ कि वैसे तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं होगा, एज ए चाइल्ड स्पेशलिस्ट ऑल्सो आप महसूस करते होंगे कि हमारे समाज की जो कुरीतियाँ हैं, जो कमियाँ हैं, इनको हम दूर किस तरह से कर सकते हैं। कुछ आप अपने सुझाव देना चाहेंगे कि किस तरह से एजुकेशन सिस्टम को भी हम सुधार सकते हैं? एजुकेशन सिस्टम एक क्रॉस रोड पे है, मेजर चेंजेस हो रहे हैं जो कि हम महसूस कर रहे हैं। पिछले 4 से 5 साल में मेजर चेंजेस आ रहे हैं एजुकेशन सिस्टम में। द कॉमनेस्ट जो चेंज आया है वो ये आया है कि परसेंटेज सिस्टम ख़त्म किया जाए, ग्रेड सिस्टम लागू किया जाए। नंबर 2, जो ट्यूशन्स का चलन है उनको कम किया जाए, स्कूल की ट्रेनिंग को कंप्लीट किया जाए, एक क्लास में लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हों, टीचर और स्टूडेंट के बीच में पॉइंट टू पॉइंट कांटेक्ट रहे, पेरेंट्स और टीचर के बीच में पॉइंट टू पॉइंट कांटेक्ट रहे, बस्तों को हल्का किया जाए, और जितनी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और जितना जो है सेटिंग बाय एग्जाम्पल टीचिंग की जाए वो ज़्यादा बढ़िया होगी। स्कूल्स खुल रहे हैं, स्कूल्स आ रहे हैं जो कि इस किस्म के टीचिंग सिस्टम को स्ट्रेस देते हैं। कुछ साल लगेंगे इस सिस्टम को बदलने में, क्योंकि अभी तक वो 10th सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी वाला जो सिस्टम है वो अभी भी लागू है कि इसमें इतने परसेंटेज लेने ज़रूरी हैं। कुछ साल लगेंगे इसको ख़त्म करने में। लोगों के पास में ऑप्शंस हो गए हैं, डॉक्टरी, इंजीनियर, लॉयर, इनके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे कोर्सेज़ हैं जिसमें कि लोग जाना चाहते हैं। कंपटीशन स्प्रेड हो रहा है, बट एट द सेम टाइम नई नई स्पेशलिटीज़ आ रही हैं। लेट्स होप द फ्यूचर इज़ ब्राइट, एंड शायद अगले 15 से 20 सालों में हम लोग जो हैं हिंदुस्तान में काफ़ी कंफर्टेबल होंगे विथ कोर्सेज अवेलेबल और चेंज सिस्टम। किस तरह के पेशेंट्स को ट्रीट करके आपको बहुत एक संतोष का अनुभव होता है? वैसे तो जो भी बीमार बच्चा आता है, जब वो ठीक हो जाता है और उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आती है और उसके माँ बाप जब अपना थैंक्स ज़ाहिर करते हैं तो खुशी होती है हर किस्म के मरीज़ के साथ। पर कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो ना बोल पाते हैं, ना देख पाते हैं, ना हमें कुछ बोल पाते हैं, ना अपनी तकलीफ़ बता पाते हैं। वो होते हैं नवजात शिशु, न्यूबॉर्न्स, और उसमें भी वो न्यूबॉर्न्स जो कि समय से बहुत पहले हो चुके हैं, जिन्हें हम प्रीमैच्योर बेबीज़ कहते हैं, जिनका कि वज़न 500 ग्राम, 600 ग्राम, 700 ग्राम तक रहता है।
उन बेबीज़ के साथ में एक अजीब सा रिश्ता है, क्योंकि पैदा होते ही वो हमारे पास आ जाते हैं और कई बार 100 दिन 110 दिन तक हमारे साथ रहते हैं, जैसे कि एक फैमिली मेम्बर बन चुके हों। उनके माँ बाप अपने घर पर होते हैं, बच्चा हमारे पास होता है। 100 दिन 80 दिन 60 दिन हम उनके साथ उनकी तकलीफ़ों के साथ जूझते हैं। कई बार तकलीफ़ इतनी सीरियस होती है कि बच्चे की स्थिति डामाडोल होने लगती है, उसमें हमें भी परेशानी होती है। बच जाते हैं, उस प्रॉब्लम से निकल जाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। इस किस्म के बेबीज़ जो प्री मैच्योर बेबीज़ हैं, उसमें मेरा और मेरी वाइफ डॉक्टर इंद्रजीत का स्पेशलाइजेशन है, जो कि हम हैंडल कर रहे हैं, जो हम डील कर रहे हैं पिछले 14 सालों से। अभी इस साल जनवरी में ही इस रीजन का सबसे छोटा बच्चा 475 ग्राम की नवजात बालिका, वो लगभग 100 दिन रहने के बाद 2 किलो की होकर घर गई, जिसे कि हमने नन्ही नाम दिया था टाटा नैनो के ऊपर, क्योंकि वो सबसे छोटा बच्चा है जो हमने आज तक बचाया और इस रीजन में सबसे छोटा बच्चा है पीजीआई के रिकॉर्ड्स के मुताबिक, मेडिकल कॉलेज के रिकॉर्ड्स के मुताबिक। अपने में मिरेकल है। पर ऐसे बच्चे जब सालों साल बाद, क्योंकि अब तो काफ़ी 100 बच्चे हो गए हैं इस किस्म के जो कि हमारे पास रहकर अब बड़े हो गए हैं, स्कूल जाना शुरू कर दिया है, उनकी सुध बुध समझ सब कुछ ठीक है और बहुत अच्छा लगता है इस किस्म के बच्चों को हैंडल करना। किसी शायर ने क्या खूब कहा था कि प्यार का जश्न नई तरह मनाना होगा, गम किसी दिल में सही गम को मिटाना होगा। आज हर घर का दिया हमको जलाना होगा, हमको हंसना है तो औरों को हंसाना होगा। मैं समझ सकता हूँ कि किस तरह की अनुभूति उनके माता पिता को होती होगी जिनके बच्चों को आप एक जीवन दान देते हैं। आप तो हम कह सकते हैं कि डॉक्टर वास्तव में एक भगवान का रूप हैं और आप उन बच्चों के पेरेंट्स के लिए और बच्चों के लिए एक भगवान का रूप बनकर अवतरित होते हैं। तो बड़े आप बधाई के पात्र हैं इस चीज़ के। थैंक यू जी। डॉक्टर साहब, आप कहाँ को बिलोंग करते हैं? मैं राजस्थान को बिलोंग करता हूँ। मेरा जन्म जोधपुर में हुआ था और मेरे फादर भी डॉक्टर हैं, अभी भी एक्टिव प्रैक्टिस में हैं। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज रिटायर हुए थे जोधपुर से और कुछ साल वो लिबिया रहे थे, उसके बाद में अभी भी जोधपुर में प्रैक्टिस कर रहे हैं। वैसे हम पीछे से पाकिस्तान के हैं, माय पेरेंट्स आर बोथ फ्रॉम पाकिस्तान। तो शिक्षा दीक्षा आपकी राजस्थान में ही हुई? राजस्थान में कुछ साल, फिर मैं कुछ साल के लिए बॉम्बे चला गया था, बॉम्बे से फिर राजस्थान आ गए और राजस्थान से फिर हम चंडीगढ़ आ गए। मैंने ज़िंदगी का सबसे जो मैक्सिमम समय है अब चंडीगढ़ में बिता लिया है, तो अब मैं कह सकता हूँ कि मैं चंडीगढ़ निवासी हूँ, क्योंकि मुझे अब 19 साल हो जाएंगे चंडीगढ़ में। आप अपने आप को निवासी कहते हैं, हम आपको कहते हैं कि आप एक ट्रेजर हैं चंडीगढ़ के लोगों के लिए। थैंक यू जी। डॉक्टर साहब, आपकी हॉबीज़ में क्या क्या शुमार है? हॉबीज़ में जब तक एक्टिव थे तो टेनिस खेलना, क्रिकेट खेलना। जब तक मेडिकल कॉलेज में थे पीजीआई तक भी टेनिस और क्रिकेट खेलते रहे थे। उसके बाद में फ़ोटोग्राफ़ी का मुझे काफ़ी शौक़ है और उसमें द सब्जेक्ट्स जो रहे हैं वो रहे हैं बच्चे, क्योंकि मेरी स्पेशलिटी है। तो बच्चे हर फॉर्म में वो मुझे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं और उनकी मैंने हज़ारों तस्वीरें खींची हैं और उस पे कुछ इनाम भी जीते हैं। आपका परिवार, उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? मेरी बेटर हाफ धर्मपत्नी डॉक्टर इंद्रजीत कौर, वो भी चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। हम दोनों एक ही बैच के हैं, हमने दोनों ने पीजीआई से ही डिग्री प्राप्त की हैं। वो कश्मीर को बिलोंग करती हैं, पर अब उनके पेरेंट्स जम्मू मूव हो चुके हैं। एक बच्चा है अबीर, जो कि काफ़ी एनर्जेटिक है, काफ़ी शरारती है, तीसरी क्लास में पढ़ता है और वो भी इंटरेस्ट रखता है टेनिस में, स्विमिंग में। माँ बाप अभी जोधपुर में हैं, कोशिश कर रहे हैं हम उन्हें यहाँ लाने की, हमारे साथ ठहराने की। कहते हैं होनहार बिरबान के होठ चीखने पात, तो बेटे में भी रुझान है कुछ डॉक्टर बनने के लिए? अभी बहुत समय है, बहुत समय है। अब
9 साल का, 8 साढ़े 8 साल का है, तीसरी क्लास में है। काफ़ी समय पड़ा है। देखें क्या रुख अपनाता है, क्या चाहता है, क्या करना चाहता है। कोई चीज़ लागू करने की नहीं, वो तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। मेरे पिताजी डॉक्टर थे, उन्होंने कभी मेरे ऊपर प्रेशर नहीं डाला डॉक्टर बनने का, पर शायद उनको देखते देखते मुझ में लगन आ गई कि डॉक्टर बना जाए। डॉक्टर बन गया। पर सेम चीज़ मैं अपने बच्चे पर लागू नहीं करना चाहूँगा। जो वो चाहे, जो बनना चाहे, जिसमें उसे इंटरेस्ट हो, उसको वो फॉलो करेंगे। अभी एक फिल्म आई थी डॉक्टर साहब, तारे ज़मीन पर। यस। और उससे मैं देखता था कि काफ़ी उथल पुथल हुई, हमारे समाज में कुछ परिवर्तन हुआ। बहुत से पेरेंट्स ने कहा कि हमने बहुत कुछ सीखा इससे, और शायद बहुत से शिक्षाविदों ने भी कहा कि हमने इससे बहुत कुछ प्राप्त किया। एज ए डॉक्टर आपका उसके बारे में क्या कमेंट है? काफ़ी टचिंग फिल्म थी जी। और आंखें खोल के रख दी जी। मेरी भी। जी। किस तरह से इन बच्चों को हैंडल करना चाहिए, ये एक स्पेशल काम है। और इसके लिए ना सिर्फ स्पेशल ट्रेनिंग, एक स्पेशल दिल की ज़रूरत है, जिसके बिना आप ये काम नहीं कर सकते। बहुत सारे चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट देखे हैं, बहुत सारे काउंसलर्स देखे हैं जो कि मशीन की तरह काम करते हैं, मशीन की तरह काउंसलिंग करते हैं। उन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है हमें। एक माँ भी बहुत अच्छी साइकोलॉजिस्ट बन सकती है। मैंने कई माँओं को देखा है इस किस्म के बच्चों को हैंडल करते हुए और बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स देते हुए। हमें डॉक्टर्स को, माँ बाप को, टीचर्स को, सोसाइटी को अपना एटीट्यूड इन बच्चों की तरफ, मेंटली चैलेंज्ड हों, मेंटली रिटार्डेड हों, ऑटिज़म के बच्चे हों या लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के बच्चे हों, हमें अपना एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा इनकी तरफ। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो इन बच्चों को हैंडल करने में इंटरेस्ट रखते हैं, उन्हें ट्रेनिंग प्राप्त करनी होगी। बहुत ही ज़्यादा अकाल है। चंडीगढ़ जैसे शहर में हमारे पास में लिमिटेड नंबर ऑफ़ काउंसलर्स हैं इस किस्म के बच्चों को हैंडल करने में। कोई भी स्कूल इनको नहीं लेना चाहता। स्कूल में टीचर्स अलॉट होते हैं जिन्हें पता नहीं है इस किस्म के बच्चों को किस तरह हैंडल करना है। पेरेंट्स निराश हो जाते हैं और फाइनली अपने बच्चों को स्कूल से निकाल देते हैं, होम स्टडी कराते हैं। जो बच्चे बहुत ही ज़्यादा सीख सकते हैं, जैसा कि हमने इस पिक्चर में देखा, वो हम अचीव नहीं कर पाते। दिस इज़ द रोल ऑफ सोसाइटी। इन बच्चों को डेफिनेटली हैंडल करना पड़ेगा। इनके लिए हमें फैसिलिटीज़ क्रिएट करनी पड़ेंगी। दोस्तों, मैं देखता हूँ और हम सब जानते हैं कि विदेशों में जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, उनमें बच्चों को एक धरोहर के रूप में देखा जाता है, एक एसेट के रूप में देखा जाता है। तो हमारे देश में एसेट्स तो नहीं हैं, और जो निर्धन व्यक्ति है उसके बच्चे सर्टेनली लायबिलिटीज़ हैं, और अपने रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कई बार बहुत बचपन से ही वो लेबर करना पड़ता है उनको। तो इस तरह की चीज़ों का निदान बहुत ज़रूरी है कि हम किसी न किसी ढंग से करें। आप उसमें अपने क्या सजेशंस देना चाहेंगे? 100 करोड़ की आबादी है, 114 करोड़ की। जी। उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना आसान नहीं है। फिर भी ये कह सकते हैं कि जो आज से 30 साल पहले नहीं था, वो आज है। पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, इंडस्ट्री आ रही है, रोज़गार है। सबसे पहली चीज़, हमें अपना नेशनल कैरेक्टर, पर्सनल कैरेक्टर इम्प्रूव करना पड़ेगा। नंबर 2, काम करने में इंटरेस्ट दिखाना होगा। काम मिल रहा है, काम करके राजी नहीं है। भीख मांगना मंजूर है, पर काम करना मंजूर नहीं है। कैसे देश आगे बढ़ सकता है? रोज़गार क्रिएट करना होगा। लोगों को बताना होगा कि काम के अलावा पैसे नहीं कमाए जा सकते, रोटी नहीं मिल सकती। हर एक इंसान इस दुनिया में आया, ये तो नहीं कह सकता कि मैं गरीब हूँ तो मुझे रोटी सरकार देगी। ये कह सकता है मैं गरीब हूँ, रोज़गार तो दे दीजिए। रोज़गार मिलेगा तो अपने आप पैसे आएंगे, अपने आप रोटी आएगी। ये सोच बदलनी होगी, और ग्रास रूट लेवल पर, बिल्कुल गांवों तक जाकर
रोज़गार उनके सामने ले जाना है, उनको एब्जॉर्ब करना है, उन्हें रोज़गारी देनी है, तभी जाके ये चेंज होगा। 114 करोड़ की पॉपुलेशन का आप इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। एक अच्छा संदेश है उन कर्णधारों के लिए जिनके कंधों पर देश की बागडोर है। डॉक्टर साहब, कई बार एक रस जीवन में हम ऊब जाते हैं, और मैं महसूस करता हूं कि जब हम लोगों की समस्याओं का निदान करते रहते हैं तो कई बार हम खुद कुछ उलझ से जाते हैं, क्योंकि ज़िंदगी एक ढर्रे पर चलनी शुरू हो जाती है। उस मोनोटनी को ब्रेक करने के लिए आप क्या करते हैं? हाँ, एज ए डॉक्टर या कोई भी प्रोफेशन हो, जब आप कोई काम करते चले जाते हैं तो शायद एक इंटरेस्ट ख़त्म सा होने लगता है, और कई बार लगता है कि ये क्या है, कब तक ऐसा जारी रहेगा, क्यों ना कोई बदलाव आए। पर एक छोटा सा भी अगर ब्रेक आ जाता है, 3 से 4 दिन का, 5 दिन का, 10 दिन का, जिसमें कि आप कहीं पर भी जाएं, नेचर में जाएं या कहीं किसी आश्रम ही चले जाएं, कोई नई जगह देख लें, अपने पुराने दोस्तों से मिल लें, जो कि एक हर एक इंसान की ज़रूरत है। ऐसा करने पे काम करने का इंटरेस्ट फिर आ जाता है। सबसे जो आसान तरीका वो यही है कि जिस काम से आप ऊबने से लगे हैं, उस काम से कुछ दिनों के लिए थोड़ा दूर चले जाइए, वापस आएंगे, अपने आप आपको उस काम में इंटरेस्ट जागेगा। वही बेस्ट तरीका है। समाज के वो लोग जो बच्चों के लिए कुछ कर सकते हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है? बच्चे हमारी भावी पीढ़ी हैं, सारी कंट्री उन्होंने ही चलानी है। हेल्दी बच्चा होगा, हेल्दी एडल्ट बनेगा और देश के लिए कुछ करेगा। जो माँ बाप अपने बच्चों के लिए नहीं कर पाते, उनको पढ़ाई नहीं दे पाते, उनको अच्छा खाना नहीं दे पाते, और जो लोग ये करने की पोजीशन में हैं, उन्हें अपनी तरफ से बच्चे एडॉप्ट कर लेने चाहिए। बहुत अच्छी बात। जिसमें कि उनकी शिक्षा, एडॉप्शन मीन्स इमोशनल एडॉप्शन नहीं, फिज़िकल एडॉप्शन नहीं, बच्चे की शिक्षा एडॉप्ट कर लीजिए, जैसा कि क्राई ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। कई और भी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो ये करते हैं। छोड़िए ऑर्गेनाइजेशन को, आप डायरेक्टली कर सकते हैं। आपके घर में आपके सर्वेंट का जो बच्चा है, आप उसे अपना लीजिए, उसकी पढ़ाई अपना लीजिए, एक आदमी को ग्रेजुएट बना दीजिए, देखिए आपको कितनी खुशी महसूस होती है। यही मेरा मैसेज है और यही मैं कर रहा हूँ। जितना कर पाते हैं उतना करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी शायर ने कहा था, घर से मंदिर है कहीं दूर, चलो ऐसा करें किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। आज आपसे हमने बातचीत की डॉक्टर साहब, हमें बहुत अच्छा लगा। आपके हमने बहुमूल्य विचार जाने, और इस सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।